जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। नव वर्ष की आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं अवेयर फार्मा की तरफ से। और आने वाला नया साल आपके लिए पॉजिटिव रहे। जो भी मेडिकल कोडर जो भी इंटरव्यू देना स्टार्ट करेंगे अभी 6 जनवरी से, तो उनके लिए उनको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से करें। आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल राउंड जो था हमारा पार्ट 2, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर मेडिकल कोडर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग। तो मेडिकल कोडिंग ये एक प्रोसेस है जो ट्रांसलेट करता है कोई भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डायग्नोसिस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर और सर्विसेज को किसके अंदर, न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं E10 किसका है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का। वैसे ही B20 वो किसका है, HIV का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICD-10 एंड CPT। देखिए ICD-10 की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। ये ICD की फुल फॉर्म है। 10 का मतलब है 10th क्लिनिकल मॉडिफिकेशन है। आपने ICD-9 भी सुना होगा, PCS4 भी सुना होगा। ठीक है, ICD-10 जो है वो उसका मॉडिफिकेशन पार्ट है, रिवाइज्ड मॉडल है। और CPT की फुल फॉर्म है करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीपार्टम, प्यूरिपेरियम और पोस्टपार्टम। देखिए एंटीपार्टम, एंटी से समझ में आ रहा है आपको, बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले का जो पीरियड रहता है उसको प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। जब से फ्रॉम प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है ये पीरियड और टिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बर्थ होने से पहले का जो पार्ट रहता है वो एंटीपार्टम के अंदर आता है। वहीं प्यूरिपेरियम वो होता है जिसके अंदर जो चाइल्ड बर्थ के बाद, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद और जब यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में रिटर्न हो जाए उस पीरियड को प्यूरिपीरियम कहते हैं। और पोस्टपार्टम है कि इसको हम पोस्टनाटल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, पीरियड कब स्टार्ट होता है, जैसे चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद से इमीडिएटली स्टार्ट होकर 6 वीक तक, अप टू अबाउट 6 वीक तक ये पीरियड चलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये मेरे से भी पूछा गया था। और ऑप्टम R1 के इंटरव्यू और इंजीनियर्स के इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सक्लूड एंड इंक्लूड इन ICD। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसको भी आपने जब कोडिंग की, जब आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, मॉक क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा। और ये वहाँ भी क्वेश्चन आया था जब आपने CPC सर्टिफिकेशन का जो टेस्ट दिया था उसमें भी आया होगा, एक्सक्लूड और इंक्लूड। एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2 को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए इंक्लूड वो कंडीशन है ICD के अंदर, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं मतलब वो उसके अंदर इनबिल्ट है। वो कंडीशन लिस्ट अंदर है, स्पेसिफिक कंडीशन आर पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन फॉर डेट कोड। इसका मतलब ये है कि आप एग्जांपल से समझिए, जैसे एक प्रॉब्लम है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इससे हम क्या समझेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी डिसीज़ इंक्लूड हो जाएगी। इससे जो टर्म रिलेटेड है जैसे इम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसको हम अंडर कोड कर रहे हैं, अंडर द सेम कोड किसके लिए, COPD के, क्योंकि सेम स्पेसिफिक डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस क्या है कि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, वहीं एक्सक्लूड क्या है, इसको हम सर्टेन कंडीशन को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कोई भी पर्टिकुलर ICD कोड के अंदर। कैसे, इसको हम एरर्स को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये कंडीशन तब है, एक्चुअली तब अकर होती है जब दोनों कंडीशंस अलग हों। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, अस्थमा और COPD है तो इसको हम एक साथ कोड नहीं कर सकते। अस्थमा अलग वजह से होता है और COPD अलग वजह से होता है। एक्सक्लूड के दो पार्ट है, एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2। एक्सक्लूड 1 का मतलब है नॉट कोडेड हेयर। जैसे अस्थमा और कोड को हम एक साथ जो है, अस्थमा और COPD को कोड नहीं कर सकते। वहीं एक्सक्लूड 2 का मतलब है नॉट इंक्लूडेड हेयर। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्राइमरी कोड है वो मेन कोड के अंदर इंक्लूड नहीं रहता है, उसको हमें सेपरेटली कोड करना रहता है। जैसे अस्थमा का कोड अलग होगा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो कोड होगा वह अलग अलग होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मॉडिफायर जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें, ENM, इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट में, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो 24, 25 और 57 वो मॉडिफायर थे जो कि हम ENM कोडिंग में यूज़ करते हैं। ENM आप सब जानते हैं, इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट के हम नाम से जानते हैं। और ENM में मेन 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, प्रॉब्लम, डिसीज़ और रिस्क। जो MDM चार्ट है, मेडिकल डिसीजन मेकिंग, वो चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे अगर ENM की हायरिंग कहीं चल रही होगी। वैसे अभी तक जो मेरे पास अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग जो 6 तारीख से स्टार्ट है आप लोगों का जो ऑप्टम हायर कर रहा है,
वो ईएनएम के लिए हायर कर रहा है। तो आप ईएनएम के जो चार्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए, जो कोड जहाँ से स्टार्ट होते हैं 99202 से लेकर कहाँ तक एंड है, उनके बीच में कौन कौन से क्रिटिकल केयर पार्ट हैं, कौन से जो हैं आपके इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए हैं, न्यू पेशेंट के लिए हैं, न्यूनेटल के लिए हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना है। तो 24 मॉडिफायर जो है वो अनरिलेटेड ईएनएम बाय द सेम फिजिशियन, ये इस मॉडिफायर का जो है डेफिनेशन है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सर्जरी जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म हुई है पास्ट में, पर पेशेंट जो है वो ग्लोबल पीरियड में है, तो पेशेंट दोबारा आया ईएनएम सर्विसेज के लिए, तो ये पहली सर्जरी से जो है प्रीवियस सर्जरी से अनरिलेटेड है। इस केस में हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे, मॉडिफायर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मॉडिफायर, सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइड ईएनएम सर्विसेज। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक फिजिशियन ने परफॉर्म किया ईएनएम सर्विसेज, इसमें माइनर सर्जरी उसने परफॉर्म की सेम डे में, सेम डेट, तो डायग्नोसिस जो रीजन है सर्जरी का वो अलग है और ईएनएम सर्विसेज का जो रीजन है वो अलग है। जो सर्जरी का रीजन है वो अलग है और ईएनएम सर्विस का जो रीजन है वो और डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, 25 मॉडिफायर यूज़ करेंगे ईएनएम सर्विस कोड के साथ। और नेक्स्ट मॉडिफायर जो है वो 57 है, वो किसके लिए, डिसीजन फॉर सर्जरी, कौन सी सर्जरी, एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप समझिए कि ईएनएम सर्विसेज अगर होती है मेजर सर्जरी के साथ सेम डे या सेम डेट पे, तो उस केस में हम 57 मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह ईएनएम में आपसे पूछेगा कि कौन कौन से मॉडिफायर यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, एक्सप्लेनेशन आपसे पूछेगा, तो आप दिमाग में रख लीजिए। 25 जो है वो माइनर सर्जरी के लिए है, 57 जो है वो मेजर सर्जरी के लिए है, और 24 जो है वो अनरिलेटेड है कि प्रीवियस जो सर्जरी हुई है उससे कोई रिलेशन नहीं है, अभी किसी के लिए आया है वो ईएनएम सर्विस के लिए आया है, तो हम उसको कोड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ओटोमी और एक्टमी सफिक्स के लिए, तो ओटोमी किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इंसिजन के लिए, कटिंग के लिए, ओपनिंग इनटू अ बॉडी पर, जैसे ट्रैक्योटोमी, लेप्रोटोमी। वहीं एक्टमी, ECTOMY, एक्टमी क्या है, एक बॉडी पार्ट के रिमूव को करने के लिए कहते हैं, एक्सीजन से आप समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है अपेंडेक्टमी। 7th क्वेश्चन है, ये मेरे से पूछा गया था, टेल मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफायर्स 51 एंड 59। 51 मॉडिफायर जो है वो मल्टीपल प्रोसीजर के लिए, वहीं 59 जो है डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विस के लिए। देखिए ये जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका जो डिफरेंस है वो हर कोई इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ। जो 59 है वो मल्टीपल प्रोसीजर है और 59 डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विस है। मल्टीपल प्रोसीजर का मतलब है कि एक सेशन में कितने, एक से ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे हैं। वहीं 59 में क्या है कि प्रोसीजर तो सेम है लेकिन अलग अलग एनाटॉमिकल साइट पे हो रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, पर वो भी सेम डे हो रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक सर्जन ने परफॉर्म किया रिमूवल ऑफ लेजिन और स्किन ग्राफ्टिंग की, सेम प्रोसीजर है, ड्यूरिंग द सेम प्रोसीजर, तो ये किस में आ गया, मल्टीपल प्रोसीजर में आ गया। वहीं अगर एक पेशेंट अंडर गया कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी ड्यूरिंग द सेम इनकाउंटर, तो इसमें दो प्रोसीजर अलग हुए, अलग अलग साइट पर। कोलोनोस्कोपी हुई कोलोन पार्ट पर, सिग्मोइडोस्कोपी हुई लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पर, समझ रहे हैं। तो इसमें एनाटोमिकल साइट अलग अलग है, लेकिन जो स्किन वाला पार्ट है वो लेजन उसने स्किन से ही निकाला और स्किन की ग्राफ्टिंग भी करी, तो स्किन इसमें जो है मेन एनाटोमिकल साइट है, तो इसमें प्रोसीजर अलग अलग हुआ, तो इसलिए 51 लगा। 8th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिटीज़ प्रेजेंट इन द मेडिकल कोडिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिटीज़ है, यहाँ मैंने कुछ ही लिखी हुई है, जैसे एनेस्थीसिया कोडिंग होती है, सर्जरी कोडिंग होती है, ईएनएम कोडिंग होती है, इमरजेंसी मेडिसिन कोडिंग होती है, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी कोडिंग होती है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ मेडिकल कोडिंग इन प्रैक्टिकल वर्ड। तो मेडिकल कोडिंग का यूज़ क्या है प्रैक्टिकल वर्ड में, पहले तो जो इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका की है वो यूज़ करती है टू पे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। दूसरा ये बिलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है हॉस्पिटल्स में, और हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि एनालाइज करे कि डिसीज़ का पैटर्न क्या है, कि किस सीजन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिसीज़ आती है और किस डिसीज़ के अंदर कितना क्लेम है। 10th और आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रिटिकल कंडीशन इन HCC। देखिए 9 क्रिटिकल कंडीशन है HCC में, ठीक है, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है कोडिंग का, HCC, जिसके अंदर हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, CKD, इन सारी चीज़ों का कोड करते हैं। तो जनरली कौन कौन सी कंडीशंस आती है इसके अंदर, न्यूप्लाज्म आता है, B सेप्सिस आता है, C मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है, जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, D आता है सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट CVA, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं, फ्रैक्चर हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया,
सिक साइनस सिंड्रोम हो गया ट्रिपल एस, और ट्रिपल ए हो गया एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो ये 9 क्रिटिकल कंडीशन है। देखिए क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, पर मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इनमें से गारंटीड है कि 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे ही जाएंगे आपके इंटरव्यू में। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और एएनएम के लिए आप जो है एक बार अच्छे से सीपीटी में जाकर एमडीएम टेबल और कौन कौन से अलग अलग पार्ट के कोड हैं उसको आप देखिए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अवेयर फार्मा को, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।